एक कहावत है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना, और कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कई बार कुल्हाड़ी के पास अपना पाँव लेकर पहुंच जाती है। तो वो जो अंदर की जो खींचतान है, जो जो दिख रही है, गांठें हैं, क्या इस बार उस पर काबू पाया जा सका है? रही बात कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के संबंधों की, तो इनके कथन या वक्तव्य को लेकर कोई दूसरे अर्थ नहीं निकाले जाना चाहिए। जब पहले से ही राज्य, आप खुद बता रहे हैं कि 4,22,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है, तब आप इतनी सारी जो योजनाएं बता रहे हैं, ये सारी योजनाओं का खर्च बढ़ना है, तब उसकी भरपाई कैसे होगी? और क्या गारंटी आप देंगे कि ये कर्ज जो है घटेगा? कमलनाथ जी जो कह रहे हैं, पहले वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट चेक कराते हैं। अगर कोई योजना वो इनकॉर्पोरेट करते हैं तो देखते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन कितना आएगा, उसके बाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खासकर एकदम से लग रहा था कि बीजेपी की ट्यून पर डांस कर रही है पिछले कुछ दिनों में। ये आरोप बहुत संगीन है और बहुत बड़ा है, और हनुमान चालीसा का पाठ पार्टी दफ्तर में, ये सब। हम इस बात में आस्था रखते हैं कि जो जिस धर्म का मानने वाला है वो स्वतंत्रता पूर्वक उस धर्म का पालन करे, दूसरे धर्म का अनादर न करे। तो क्या नमाज की भी छूट है फिर वहाँ पे? नहीं, जब रोज़े का वक्त होता है, शाम को रोज़ा अफ्तार वहाँ लोग करते हैं, तो वहीं के वहीं दूसरे कमरे में जो है बाकी व्यवस्था भी देखते हैं। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम लोग छत्तीसगढ़ से अब भोपाल आ चुके हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी, और हमारा कारवां लगातार जारी है, जो कि न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के इलेक्शन फंड के जरिए आप तक पहुंच रहा है। हम मध्य प्रदेश के उन 3 महत्वपूर्ण कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और साथ में सुरेश पचौरी। तो आज हम सुरेश पचौरी जी के साथ हैं और उनसे चुनाव के बारे में, चुनाव की चर्चा करेंगे, कांग्रेस की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, और साथ में क्या कांग्रेस वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ वो पिछली बार अटक गई थी 2018 के चुनाव में। मेरा जो पहला सवाल है सर आपसे, वो ये है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने इतना बिजी शेड्यूल में आप लगातार, मुझे मालूम है कि आप एक जगह से आ रहे हैं और इस इंटरव्यू के बाद फिर आपको कहीं एक जनसभा में जाना है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि कांग्रेस के बारे में, एक तो एक कहावत है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेना, और कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कई बार कुल्हाड़ी के पास अपना पाँव लेकर पहुंच जाती है। तो वो जो अंदर की जो खींचतान है, जो जो दिख रही है, गांठें हैं, क्या इस बार उस पर काबू पाया जा सका है? क्योंकि एक घटना हुई जो हम लोगों के सामने आई, जो कि कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में जो बातचीत हुई दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच, वो बताती है कि अभी भी वो सारी गांठें मौजूद हैं किसी न किसी रूप में। देखिए चौरसिया जी, 2023 का जो मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है कई मायनों में जी। और मैं उसके विस्तार में ना जाके आपके प्रश्न पर आता हूँ कि इस बार जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरी एकता के साथ लड़ रही है। कहीं कोई ना तो दूरी है ना अलगाव है। रही बात कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के संबंधों की, तो मैं इस बात का प्रत्यक्ष साक्षी हूँ कि इनका जो 35-40 साल से संबंध है, वो बड़ा अटूट और आत्मीय संबंध है। तो इनके कथन या वक्तव्य को लेकर कोई दूसरे अर्थ नहीं निकाले जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ चुनाव पर जी। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें ये तय होना है कि प्रदेश की बागडोर किन के हाथों में सौंपी जाए, किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाए। जब बात आती है कि किन्हें प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए, तो नाम कमलनाथ जी का आता है, जो प्रदेश के नहीं देश के जाने माने अनुभवी नेता है, और उनका 15 माह का कार्यकाल इस प्रदेशवासियों ने देखा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का 18 वर्ष का कार्यकाल प्रदेशवासियों ने देखा है। अब
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आप कहेंगे 2-4 मिसाल बताइए। तो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के अवसर पर जो वादे किए थे, उन वादों की पूर्ति की दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जैसे उन्होंने कहा था कि किसानों को उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी 2022 तक, ये 2023 है। उन्होंने कहा था कि हर एक को आवास दिया जाएगा 2022 तक, ये 2023 है। उन्होंने कहा था कि हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए दे दिया जाएगा, जो नहीं आया। उन्होंने कहा था कि महंगाई पर अंकुश लगाया जाएगा, जो नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिए, कि बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी, सो नहीं हो पाई। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। अब मैं आता हूँ शिवराज सिंह जी पे। शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, तो रोजगार नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के केसेस के निपटारे के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए जाएंगे और फ्री बस आवागमन की सुविधा उन्हें दी जाएगी, सो नहीं दी जाएगी। मेरा बताने और कहने का आशा ये है, ना तो शिवराज सिंह जी अपनी बातों पर खरे उतरे, अपने वादों पर खरे उतरे, ना नरेंद्र मोदी जी खरे उतरे। तो इसका क्या परिणाम है? किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम इंसान परेशान है। और जब ये परेशान है, निराश और हताश है, तो इनके पास विकल्प क्या है? भाजपा को वोट ना देना और कांग्रेस पार्टी को वोट देना। ठीक बात। अब मैं थोड़ा सा, आपने चूंकि बहुत सारी बातें कही, तो मेरे दिमाग में एक दो उससे जुड़े सवाल अचानक से आपकी बात सुन के, आपके जवाब से आया। एक तो ये कि ये चुनाव मोदी जी ने 2013 में क्या कहा था, उस पर तो हो नहीं रहा। ये चुनाव तो हो रहा है कि 2018 में आपकी पार्टी और शिवराज जी की पार्टी ने क्या कहा। तो वहाँ पर जो वादे किए गए, वहाँ पर जो बातें हुई, उस पर होना चाहिए, ना कि 15 लाख पे या फिर आय दुगनी करनी। ये सारे 2014 के पहले के मसले हैं। दूसरा ये कि सर, आपने, मैं जो बात हुई थी, जिस बात को आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से दूसरी तरफ घुमा दिया, वो था कि दोनों नेताओं के बीच में जो आपने कहा कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और ये आप दावेदार नहीं है, वो हमारे घोषित उम्मीदवार हैं। पर आप क्यों नहीं? आप खुद भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों? देखिए, हमारे यहाँ सब लोगों ने एक मत यह फैसला किया है कि हमारा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी प्रदेश में समय देने के लिए राज़ी हुए हैं, और वो हमारे सबके सर्वमान्य नेता है। ठीक है। तो इसमें ये क्यों नहीं, ये क्यों? अरे ये तो बीजेपी में चल रहा है कि शिवराज क्यों, नरेंद्र तोमर क्यों नहीं, नरेंद्र तोमर क्यों, कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं, कैलाश विजयवर्गीय क्यों, प्रहलाद पटेल क्यों नहीं? ये तो आप आईना वहाँ दिखाइए। शिवराज जी से भी ये सवाल मौका लगेगा, या जब भी मुझे भाजपा से बात करूंगा तो ये पूछूंगा कि उनके यहाँ कुछ क्या चल रहा है। फिलहाल तो मैं आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूँ। लेकिन ये जो बात हुई कि मैंने गाली खाने की पावर अटॉर्नी दिग्विजय जी को दी है, या उन्होंने कहा कपड़े आपको फटेंगे, ये थोड़ा सा ऐसा बताता है कि नहीं, जितनी करीबी बातें कही जाती है, या जितने करीब होने का दावा आपने किया या बाकी पार्टी कर रही है, उसके अंदर कुछ तो तलखी रही होगी। देखिए चौरसिया जी, मैं सोचता हूँ हम इंटरव्यू में समय उनके वक्तव्य पे जाया ना करें जी। ये चुनाव का मौसम है जी। हम ये देखें कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है, प्रदेश पर कितना कर्ज है। 4,22,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज इस प्रदेश पर है। हम बेरोजगारी की स्थिति पर आंकलन करें, 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ी है। ये कांग्रेस के नाते हम ना सोचें, हम देखें कि नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में नीति आयोग ने मध्य प्रदेश को बहुत फिसड्डी पाया है। बिजली का बिल जो है 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देने की बात की थी, अब कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे।
200 यूनिट बिजली हम हाफ में देंगे। इसी प्रकार नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर देंगे। 2 लाख हम रोजगार सृजित करेंगे। किसानों पर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वापस लिए जाएंगे। जो अनावश्यक बढ़े हुए बिजली के बिल जो उन्हें दिए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। ये वादे तो 2018 के हैं भाई। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण कई सारी एक तो योजनाएं अपनी भी बताई और साथ में आपने ये बताया कि 4 लाख से करोड़ से ऊपर का कर्जा है आपकी पार्टी ने, और आपने खुद भी बताया इस बार जो गारंटियां दी गई हैं या जो वादे किए गए हैं उसमें यह है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और 200 यूनिट बिजली का बिल आधा हो जाएगा। सबको महिलाओं को नगद कैश दिया जाएगा, 1,500 रुपये कैश दिया जाएगा। सब्सिडी के तौर पर गैस सिलेंडर कीमतें 500 रुपये की जाएंगी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जब 3,000 रुपये, जब पहले से ही राज्य आप खुद बता रहे हैं कि 4,22,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है, तब आप इतनी सारी जो योजनाएं बता रहे हैं, ये सारी योजनाओं का खर्च बढ़ना है, तब उसकी भरपाई कैसे होगी और क्या गारंटी आप देंगे कि ये कर्ज जो है घटेगा न कि और बढ़ेगा? क्योंकि इन योजनाओं के बाद तो आपके पास और कोई जरिया नहीं है बढ़ाने का कर्ज। बहुत सही प्रश्न आपने किया। वित्तीय प्रबंधन किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? हमारी सरकार जो है कांग्रेस की कर्नाटका में है, हिमाचल में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। वहाँ हम मातृशक्ति को कहीं 1,500 रुपये दे रहे हैं और कर्नाटका में तो 2,000 दे रहे हैं। गैस सिलेंडर हम कहीं 500 रुपये में दे रहे हैं, कहीं 450 रुपये में दे रहे हैं। रही बात, जब कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में ये कहा था कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ पत्रकार साथियों ने ये प्रश्न किया था कि प्रदेश पे जब कर्ज है तो ये तो 500 रुपये का भी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी जैसे अनुभवी नेता ने अपने वित्तीय प्रबंधन के जरिए किया। मैं इसका साक्षी हूँ। कैसे साक्षी हूँ कि शपथ विधि के बाद हम लोग साथ गए मंत्रालय और पहला अगर किसी ऑर्डर पर दस्तखत कमलनाथ जी ने किया तो किसानों की कर्ज माफ़ी पे किया। फिर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा। उन्होंने नेशनलाइज्ड बैंक के चेयरमैन को बुलाया, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक जो देख रहे थे, एपेक्स बैंक देख रहे थे, प्राइवेट बैंक के जो थे उनको कहा, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति आप देखिए और एक्शन प्लान मुझे सबमिट कीजिए कि मैं किसानों का कर्ज माफ़ कर सकूं। तो उन्होंने किस्तों के आधार पर किसानों का कर्ज माफ़ करना प्रारंभ किया। किसी भी प्रक्रिया में टाइम लगता है। मैं 2 बार सेंट्रल मिनिस्टर रहा हूँ। अगर कोई पॉलिसी बनती है तो पॉलिसी पे ऑर्डर पहले होता है, फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनते हैं, फिर उस पर एक्शन प्लान होता है। ठीक इसी प्रकार से कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में एक नहीं अनेक वादे किए थे वो पूरे किए। अभी भी चिदम्बरम जी बैठे, इसी प्रकार से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भेजा गया, मोंटेक सिंह अहलुवालिया को भेजा गया और हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देखकर ही ये घोषणा कर रहे हैं। मैं समझ गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कर्ज का कुचक्र है ये बढ़ने नहीं देंगे आप, अगर आपकी सरकार आती है। तो मेरा अगला सवाल है, आपने चूंकि बहुत सारे गुण उनके क्वालिटीज़ कमलनाथ जी की बताई कि कैसे वो मैनेज करते हैं। एक आरोप लग रहा है कि कमलनाथ जी किसी की सुनते नहीं हैं और मनमाना तरीके से, मतलब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो सेंटर की कांग्रेस है वो उसकी नीतियां और पॉलिसीज़ और विचार अलग होते हैं और यहाँ पर कमलनाथ जी यूनिलैटरली पैरेलल एक दूसरे तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। ये आरोप कितना अभी चुनाव प्रचार चौरसिया जी शुरू हो गया है, वरना चुनाव प्रचार से पहले आप आते तो हम और आप कमलनाथ जी के बंगले पे चलते 1,000-2,000 लोगों से, जब वो भोपाल में रहते हैं, मिलते हैं और देखिए वो सबकी सुनते हैं। नहीं, मैं यहाँ दूसरी बात कह रहा था। मैं तो लोगों से तो मिलना काम ही है, क्योंकि वो नेता हैं, लोगों से नहीं मिलेंगे तो कैसे उनका काम चलेगा, और लोगों से संवाद रखते ही होंगे। मैं दूसरे नज़रिए से कह रहा था कि एक तो अपनी पार्टी में जो लोग हैं उनसे, दूसरा किस तरह से उन्होंने जैसे जो इंडिया अलायंस है उसको लेकर जिस तरह का स्टैंड लिया। भोपाल में जनसभा होनी थी, उन्होंने यूनिलैटरली कहा कोई जनसभा नहीं होगी और उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। या फिर समाजवादी पार्टी के साथ बल्कि तालमेल को लेकर शायद उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, कुछ सीटें देगी कांग्रेस ये वो, तो उन्होंने एकदम से वो कहा कि अलायंस एमपी के लिए नहीं।
इंडिया अलायंस का एक लार्जर उसमें, और राहुल गांधी ने उसके लिए एक विचार दिया था कि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय सारे दल इकट्ठा हो जाए, चाहे हमको कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने साफ कर दिया कि हम कोई कुर्बानी नहीं देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जो उसके नजरिए अलायंस है मेनली 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। अब आप कहेंगे कि आप पार्टी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा है, अब आप कहेंगे कि टीएमसी के साथ क्यों नहीं हो रहा है। कमलनाथ जी के सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ, कमलनाथ जी भी रहे। मैं जानता हूँ कि उनकी इक्वेशन ममता बनर्जी जी से कैसी रही, पटनायक जी से कैसी रही, यादव जी से कैसी रही। और मैं आपको बड़ी साफ बात बोलना चाहता हूँ, मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री यूपी में बनाने का अवसर कब मिला, किसने दिया था? जब कांग्रेस ने दिया, और राजीव गांधी जी जब नेता थे। हालांकि उनकी अल्पमत की सरकार को बचाने का काम हाँ, किया। तो इसी प्रकार से समय समय पर कई बातें हमने देखी हैं। मैं उनको स्पष्ट आपके मीडिया के ज़रिए मैंने उजागर नहीं करना चाहूँगा। कब क्या इक्वेशन समाजवादी पार्टी से बने, कैसे बने, कब इक्वेशन बीएसपी से बने, कब इक्वेशन टीएमसी से बने, कब इक्वेशन आरजेडी से बने, कुछ का तो मैं खुद ही साक्षी भी हूँ और इनिशिएट करने वाला भी हूँ, और कमलनाथ जी भी हैं। मेरा अगला सवाल है सर, वो थोड़ा सा एक आरोप लगा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में अपने को एक तरह से वो बीजेपी की ट्यून पर की जैसी नज़र आने लगी है। वही भगवाधारी कांग्रेस के दफ्तर में आकर भीड़ लगाकर और पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, और हनुमान चालीसा का पाठ पार्टी दफ्तर में, ये सारी चीज़ें लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में खासकर एकदम से लग रहा था कि बीजेपी की ट्यून पर डांस कर रही है पिछले कुछ दिनों में। ये आरोप बहुत संगीन है और बहुत बड़ा है कि अगर कांग्रेस भाजपा की ट्यून पर काम करेगी या जैसी दिखने लगेगी, तो फिर कांग्रेस की ज़रूरत किसको है? क्योंकि कोर कॉम्पिटेंसी इस मामले में ऑलरेडी बीजेपी के पास है। वो साधु संत महात्मा धर्म इन सब चीज़ों का जितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पता नहीं कांग्रेस कर पाएगी कि नहीं। कर भी सकती है, लेकिन फिर विकल्प क्या है जनता के पास जब दोनों एक ही जैसे हो जाएंगे? चौरसिया जी, मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सनातन धर्मी हूँ। ये हिंदू नहीं कहलाता, सनातन धर्म कहलाता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का दीक्षित शिष्य हूँ। अगर मैं यहाँ टीका लगा के बैठा हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे इंटरव्यू देना था। मैं रोज़ पूजा नियमित ढंग से करता हूँ। इसी प्रकार मैं अगर जनेऊधारी हूँ तो मैं ये दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ। कमिंग टू योर पॉइंट, हम इस बात में आस्था रखते हैं कि जो जिस धर्म का मानने वाला है वो स्वतंत्रता पूर्वक उस धर्म का पालन करे, दूसरे धर्म का अनादर ना करे। रही बात कि हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम जो अन्य धर्मावलंबी हैं उन्हें तो अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोक रहे। एक तो ये बात है। अगर कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं तो उस हनुमान भक्ति का सर्टिफिकेट उन्हें बीजेपी से तो नहीं लेना है। ठीक बात, वो करते हैं। अच्छा, कोई चुनाव के समय उन्होंने अगर वहाँ हनुमान जी की देश में सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई है तो वोट लेने के लिए थोड़ी लगाइए, एक आस्था से लगाइए। अगर हम कहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो उसको हम राजनीति से नहीं जोड़ते। मैं आपको बताऊं, नरसिम्हा जी के समय चारों शंकराचार्यों का चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ था और उसमें मैंने पहल की थी। तो हमने कहीं भाषण में तो नहीं बोला कि हमारी पहल पर चतुष्पीठ शंकराचार्य सम्मेलन हुआ। अगर 1989 में मैं आपको पत्र दिखाऊंगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने हमें जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास भेजा कि जाके पूछ के आओ कि क्या करना है अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के बारे में। उन्होंने एक नोट भेजा और वो नोट मैंने प्रस्तुत किया और उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री के नाते जवाब दिया। हमने उसका प्रचार तो नहीं किया। उनका स्पष्ट मत था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी अवतरित हुए हैं, वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर रहे, लेकिन हमने
कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि या तो उभय पक्ष तैयार हों या कोर्ट का फैसला हो। जब कोर्ट का फैसला आया तो कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर उस फैसले का समर्थन किया और ये कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। ठीक बात है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, जो आपने कहा कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद हैं और दूसरे का सम्मान करते हैं, वो अपना करता रहे। यही चीज़ कमलनाथ जी के लिए भी आपने कही। लेकिन पार्टी जो है आपकी, वो पार्टी एक और सिद्धांत में यकीन रखती थी, और वो था कि आपने अपने व्यक्तिगत धर्म की बात की, कमलनाथ जी के व्यक्तिगत धर्म की बात की, लेकिन पार्टी के कार्यालय में हनुमान चालीसा होना, क्योंकि पार्टी का कार्यालय फिर सारे लोगों का कार्यालय, वहाँ पर एक दिक्कत आती है। आपकी पार्टी के यहाँ पे तस्वीर नेहरू जी की लगी है। वो कहते थे कि राजनीति और धर्म को थोड़ा अलग रख के चलने की जरूरत है। ये देश बहुत सारे धर्मों का, नहीं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने वो संकट खड़ा कर दिया है। उस लिहाज से मैं ये सवाल कर रहा था कि आप व्यक्तिगत रूप से आस्था का पालन करते, सनातन धर्मी है, कमलनाथ जी हनुमान जी की पूजा करते, लेकिन पार्टी कार्यालय में ये सारी चीजें हो रही। मेरा सवाल वहां पर है। देखिए, बात ये है कि पार्टी कार्यालय में सभी धर्म के मानने वाले लोग आते हैं। हाँ। अगर नवरात्रि के समय आए और कोई दुर्गा जी के प्रति आस्था व्यक्त करे तो उसमें ऐतराज। अब मेरे घर में आज़ाद साहब की फ़ोटो लगी है, मेरे घर में अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी है, मेरे घर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी साहब की फ़ोटो लगी है, माँ नर्मदा की फ़ोटो सेठानी घाट नर्मदापुरम की लगी है, तो उसमें ऐसी क्या बात है? तो क्या नमाज की भी छूट है फिर वहाँ पे? नहीं, जब रोज़े का वक्त होता है, शाम को रोज़ा अफ्तार वहाँ लोग करते हैं, तो वहीं के वहीं दूसरे कमरे में जो है वो अपना बाकी व्यवस्था भी देखते हैं। आपने एक बहुत संगीन आरोप लगाया शिवराज सिंह के ऊपर कि वो जो थोड़ा पुराना आरोप हो गया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा उसका आरोप कि ये जो यात्रा निकाल रहे थे, विकास यात्रा, वो जनता के पैसे से का खर्च करके और यात्रा निकाल रहे थे। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस यात्रा में कि क्या वो किस तरह से भाई इसका मिसयूज़ हो रहा था? पहली बात तो उस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे थे, वो उसके संबंध में कई जगह के कलेक्टर्स ने, आपने भी देखा होगा, वो सर्कुलर की कॉपी मीडिया में आई कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवश्यक रूप से इकट्ठे हों, बाकी शासकीय कर्मचारी आवश्यक रूप से इकट्ठे हों। कई जगह तो जो शासकीय वो थे पदाधिकारी, वो तक मंच पे मौजूद थे, और उस खर्च का जो है खर्च भी बताया गया कि ये इस यात्रा में इतना खर्च हुआ। तो शासकीय खर्च पर इस प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम करना निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि आपने क्या इस पर ऑब्जेक्शन किया? हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया, इसकी शिकायत की थी आगे। अच्छा, एक चीज़ कही जा रही है कि गेम चेंजर हो गई है अचानक से और कांग्रेस उससे परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो है शिवराज सिंह की जो लाडली बहना योजना है और नगद पैसे जो महिलाओं को देने की शुरू की है उन्होंने स्कीम, उससे माहौल बदल गया है और कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा संकट में पड़ गई है। आप लोग कितना डरे हुए हैं? लाडली बहना योजना कब से उन्होंने शुरू करी? अभी 3 महीने पहले से। क्यों करी? अब ये तो आप बताएंगे, आप लोग स्टेक होल्डर हैं। क्यों करी? ये एक प्रश्न सोचने वाला है और विचार करने वाला है। 18 वर्ष से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। शिवराज सिंह जी काफ़ी पुराने कई सालों से सत्ता में है। लाडली बहना योजना का जब ध्यान क्यों नहीं आया? जब हमने अपने वचन पत्र में इस बात को सार्वजनिक किया कि हम हमारी मातृशक्ति को 1500 रुपये देंगे, तो इन्होंने कहा अब हम 1000 रुपये देंगे, फिर कहा 1250 हम देंगे। अभी 1250 पे ही हैं वो। पर हम सुनिए ना, 3000 का आप कर रहे हैं क्या आने के बाद? हो सकता है ऐसा। मैं आएंगे तो फिर मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं हर शब्द बहुत बहुत गौर से सुनता हूँ और उसकी एनालिसिस करता हूँ। हो सकता है, अरे होने वाला तो समय ही नहीं आएगा। हमने तो 1500 कहा है। हाँ, हमारे यहाँ हो सकता है। कमलनाथ जी बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। वहां हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं होना, ये सत्ता में ही नहीं आना है, तो ये क्या करेंगे? एक केवल चुनाव के मद्देनजर, चुनाव आते आते ये इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। इन लाडली बहनों पर जब सर्वाधिक अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है और एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, तब क्या हुआ? आज सागर में क्या हो रहा है, सीधी में क्या हो रहा है,
सतना में क्या हो रहा है, भोपाल में क्या हो रहा है, प्रतिदिन दिल दहलाने वाली घटनाएं, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे सामने आ रही हैं, तब शिवराज सिंह जी को लाडली बहना ध्यान नहीं आ रहा है। अब ये तो थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि 17 तारीख के बाद नतीजे बिल्कुल 3 देखिए। तारीख को आ जाएगा, तो वो आएंगे कि नहीं, आपका भरोसा जो है एकदम बहुत सॉलिड है, उसमें नतीजे ही बताएंगे कितना उसमें ठोस है। एक चीज़ और आखिरी सवाल है मेरा, मैंने सुना है वो आप ज्योतिष और इसमें यकीन रखते हैं आप? पूरा। तो मेरा अगला सवाल बस इसी से जुड़ा है कि ज्योतिष में आपका चूंकि बहुत पक्का यकीन है और आप लगातार देखते रहते हैं और उन ग्रह जो नक्षत्र जिस भी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस समय आपने क्या कैलकुलेट करके क्या पाया है? मेरा सवाल दो है कि इस चुनाव के नतीजे आपके ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या होने वाला है और शिवराज सिंह चौहान का क्या होने वाला है? ये दो 2018 में चौरसिया जी लाहौर में एक जनसभा हुई थी। उस जनसभा में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, दिल्ली के भी आईसीसी। उसमें मैंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि ज्योतिष के आधार पर कांग्रेस सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, आप 2018 का देखिए। और अब फिर मैं कह रहा हूँ कि ज्योतिष के आधार पर 2023 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। और एक वाक्य और मैं जोड़ रहा हूँ कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये तो एक मेरे पहले सवाल का एक हिस्सा हुआ। शिवराज जी का क्या होगा, उनके बारे में आपने क्या आकलन किया? शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा चुनाव के बाद, उनके बारे में क्या आकलन किया आपने? मैं उनके प्रति हमदर्दी रखता हूं, लेकिन ग्रह नक्षत्र उनके अनुकूल नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे सुरेश पचौरी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हम चुनाव का कारवां आगे हमारा चलता रहेगा। 5 राज्यों से न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट की यह इलेक्शन कवरेज आप तक पहुंच रही है। जल्द से जल्द हमारे इस फंड को पूरा करने में मदद करें। धन्यवाद। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आज़ाद खबरें मिल सकें।